नमस्कार, मैं अरविंद त्रिपाठी फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। यह वीडियो भी इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत ही अन्य साधनों से आय अंतर्गत बनाया गया है। आप इसके संबंध में यदि कोई समस्या है तो मेरे इस मेल आईडी पर मेल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि इनकम टैक्स में कुल 5 आय के साधन बताए गए हैं, जिसमें पूंजी लाभ है, मकान संपत्ति से आय है, व्यापार एवं पेशा है, पूंजी लाभ है और आखिरी साधन जो है वो अन्य साधनों से आय है। इस वीडियो को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अन्य साधनों से आय के प्रावधानों से अवगत कराना है ताकि वो परीक्षा की तैयारी कर सकें। इसका उद्देश्य किसी प्रकार से कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यह वीडियो महत्वपूर्ण है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट अर्थात एमओएम के 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। इसका स्रोत आयकर की वेबसाइट है और इस संबंध में जो भी लिखित पुस्तकें हैं उसके आधार पर इसे तैयार किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि 4 हेड इनकम टैक्स के अपन ने पढ़े हैं पहले। 5वां और अंतिम आय का साधन है अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों से आय का अर्थ होता है ऐसी आय जो वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार एवं पेशा से आय तथा पूंजी लाभ शीर्षक में सम्मिलित नहीं होती है। उन आयों को इस शीर्षक में शामिल किया जाता है। जो प्रमुख आय हैं जो अन्य साधनों के अंतर्गत कर योग्य होती हैं उनका विवरण इस प्रकार है। लाभांश, डिविडेंड, लेकिन यदि ये भारतीय कंपनी से प्राप्त हुआ है तो पूर्णतः कर मुक्त होता है। लॉटरी, घुड़दौड़, ताश, जुआ, शर्त, वर्ग पहेलियां आदि से होने वाली आय। नियोक्ता द्वारा प्रोविडेंट फंड में कर्मचारियों के लिए किया गया अंशदान। प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाला ब्याज। मशीन, प्लांट, भवन अथवा फर्नीचर को किराए पर उठाने से होने वाला आय। यदि बिना प्रतिफल के कोई राशि हमने अग्रिम में दी है किसी को या हमें प्राप्त हुई है, उसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है तो वह राशि भी इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। इसके अलावा क्षतिपूर्ति से होने वाली आय, सेवा समाप्त होने या सेवा की शर्तों में परिवर्तन के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति, बैंक में जमा पर प्राप्त होने वाला समस्त प्रकार का ब्याज, शिकमी किराया अर्थात स्वयं के किराए के मकान को पुनः किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर उठाने से होने वाली आय को शिकमी किराया कहते हैं। परीक्षा से संबंधित प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक, रॉयल्टी से संबंधित आय, संचालक शुल्क, हाट बाजार तथा भूमि से प्राप्त होने वाली आय, गैर पेशेवर को पत्रिकाओं आदि में लेख लिखने से प्राप्त हुई आय, संसद सदस्यों विधायकों का वेतन, इन्हें प्राप्त अन्य समस्त भत्ते कर मुक्त होते हैं। अस्पष्ट साधन अर्थात जिसका सोर्स करदाता नहीं बता पाता है, ऐसे साधनों से होने वाली आय। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्राप्त ब्याज की राशि, यह राशि अवकाश ग्रहण करने पर कर योग्य होती है। बीमा कमीशन, ट्रेडमार्क से आय या संचालक कमीशन, अंशों के अभिगमन पर प्राप्त होने वाला कमीशन, मृतक कर्मचारी की विधवा या उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाला परिवार पेंशन। लेकिन यदि कर्मचारी यूएनओ का है, शौर्य पुरस्कार प्राप्त है जिसे केंद्रीय सरकार ने अधिसूचित किया हो, या किसी संघ के अंतर्गत सशस्त्र बल के लिए कार्य किया हो,
तो उनको प्राप्त होने वाला परिवार पेंशन कर मुक्त होता है। कुछ प्रमुख आय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले है लाभांश। यदि भारतीय कंपनियों से प्राप्त होने वाला लाभांश है तो कर मुक्त होता है। लाभांश सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य लाभांश, अर्थात उस गत वर्ष की आय होती है जिस वर्ष इसे घोषित की जाती है। दूसरा अंतरिम लाभांश होता है। यदि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के पूर्व लाभांश घोषित कर दिया जाता है तो उसे अंतरिम लाभांश कहते हैं। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, जुआ, ताश के खेल, शर्त, घोड़दौड़ की आय भी इसके अंतर्गत आती है। यदि उक्त आय 10,000 रुपये से अधिक है तो इनके उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। इसलिए इन्हें लिखते समय हम निम्न सूत्र से सकल बनाकर लिखते हैं। प्राप्त राशि गुणा 100 और भाग देते हैं 70 से। इसके बाद प्रमुख आय है प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज। यदि प्रतिभूति स्टॉक के रूप में है तो इससे प्राप्त होने वाला ब्याज व्यापार एवं पेशे शीर्षक में कर योग्य होगा, परंतु यदि प्रतिभूति विनियोग के रूप में है तो इसका ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। ये प्रतिभूति कितने प्रकार की होती हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो प्रतिभूतियों के प्रकार में अगर हम चलते हैं तो प्रतिभूतियां पहली होती है सरकारी प्रतिभूति। ये दो प्रकार की होती है, कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति, कर योग्य सरकारी प्रतिभूति। इसी प्रकार से दूसरी प्रतिभूति होती है दूसरे प्रकार की गैर सरकारी प्रतिभूति। ये भी दो प्रकार की हैं, कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति और कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूति। कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति हम किसे कहते हैं? तो इन प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाला ब्याज ना तो आय में जोड़ा जाता है और ना ही उस पर किसी प्रकार का कर लगता है, अर्थात यह धारा 10(15) के तहत पूर्ण रूपेण कर मुक्त होती है। अगर आगे चलें तो कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियां जिनका ब्याज कर मुक्त है सभी करदाताओं के लिए, इनके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड 1980। तीसरा है विशेष वाहक बॉन्ड्स 1991। चौथा है ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट 10 वर्षीय हो। डाकखाना रोकड़ प्रमाण पत्र 5 वर्षीय हो। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 10 वर्षीय हो। नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट 12 वर्षीय हो। डाकखाना राष्ट्रीय बचत पत्र 7 वर्षीय या 12 वर्षीय हो। डाकखाना बचत खाता यदि एकल खाता है तो 3500 रुपए तक और संयुक्त खाता है तो 7,000 रुपए तक का ब्याज कर मुक्त होता है। इसी तरह से डाकखाना संचयी सावधि जमा खाता 10 वर्षीय एवं 15 वर्षीय है तो उस पर ब्याज कर मुक्त होता है। सरकारी बचत पत्र स्थायी जमा नियम 1968 के अंतर्गत कोई भी जमा योजना हो या डाकखाना स्थायी जमा नियम 1968 के अंतर्गत जमा योजना हो, तो ये ऐसी प्रतिभूतियां हैं जिनका ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त होता है। इसके अलावा विशेष जमा खाता 1981 भी इसमें शामिल है। डाकखाना पब्लिक बचत खाता है यदि 5,000 रुपए से अधिक का है। ये चीजें इसके अंतर्गत कर मुक्त होती है। उसी तरह से स्वर्ण निक्षेप योजना 1999 के अंतर्गत जारी किया गया स्वर्ण निक्षेप बॉन्ड हो या ऐसे बॉन्ड जो स्थानीय निकाय या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए। अब हम बात करते हैं कर योग्य सरकारी प्रतिभूति किसे कहते हैं। तो ऐसी प्रतिभूतियों का निर्गमन जिन्हें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है
लेकिन इनसे प्राप्त होने वाला ब्याज कर योग्य होता है। चूंकि इनके उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती है, इसलिए इनका ब्याज सकल भी नहीं किया जाता है। कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियां, अर्थात ऐसी प्रतिभूतियां जिनका ब्याज वास्तव में कर मुक्त नहीं होता है। इसे केवल इसलिए कर मुक्त कहते हैं क्योंकि इनके ब्याज पर कर इसे निर्गमित करने वाली संस्था देती है। अतः इनसे प्राप्त होने वाले ब्याज को हम निम्नानुसार सकल बनाते हैं। ऐसे कर मुक्त ऋण पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों, तो उसका सूत्र है ब्याज की राशि गुणा 100/90। ऐसे कर मुक्त ऋण पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, इसके लिए भी वही सूत्र है ब्याज की राशि गुणा 100/90। और वैधानिक निगम या स्थानीय सत्ता के कर मुक्त ऋण पत्र, इसे भी सकल बनाने का वही सूत्र है ब्याज की राशि गुणा 100/90। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज हमेशा सकल बनाया जाता है, चाहे प्रश्न में ब्याज की दर दी गई हो या फिर प्राप्त राशि दी गई। इस नोट को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूतियों की बात करें तो इन प्रतिभूतियों में प्राप्त होने वाला ब्याज क्योंकि कर काटकर भुगतान किया जाता है, इसलिए इन प्रतिभूतियों के साथ यदि ब्याज का प्रतिशत दिया गया है तो इसे सकल नहीं करते हैं, लेकिन यदि शुद्ध रकम दी गई है तो इसे सकल किया जाएगा। इसके लिए भी फॉर्मूला है, ऐसे कर मुक्त ऋण पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों, तो हम इसे ब्याज की राशि गुणा 100/90 से ही पूर्ण करते हैं। ऐसे कर मुक्त ऋण पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, इसके लिए भी सकल बनाने का वही सूत्र है ब्याज की राशि गुणा 100/90। वैधानिक निगम स्थानीय सत्ता के कर मुक्त ऋण पत्र, इसके लिए भी यही सूत्र है ब्याज की राशि गुणा 100/90। ये तो हुई कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूतियों की बात। अब हम आते हैं प्राप्त ब्याज की राशि। जो भी ब्याज प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से ब्याज प्राप्त हो सकते हैं, तो साझेदार को पूंजी पर ब्याज प्राप्त होता है या ऋण पर ब्याज प्राप्त होता है। अगर ऐसे कोई ब्याज प्राप्त होते हैं तो यह राशि व्यापार एवं पेशा के अंतर्गत कर योग्य होगी। सहकारी समिति से प्राप्त ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है, अतः यह अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। इसी तरह से बैंक में जमा पर ब्याज इसी शीर्षक में कर योग्य होता है। यदि यह ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है तो इस पर 10% की दर से कर की कटौती भी की जाती है। राष्ट्रीय बचत पत्र का ब्याज भी इसी शीर्षक में ही कर योग्य होता है। अन्य जमा पर ब्याज भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। आगे चलें हम, तो प्रमुख कटौतियां क्या क्या इसमें मिलती हैं। तो प्रमुख कटौतियों के बारे में विस्तार से आयकर अधिनियम की धारा 57 में बताया गया है। कुछ प्रमुख कटौतियां हैं। प्रतिभूतियों का ब्याज संग्रह करने में किया गया व्यय, जैसे संग्रह व्यय, कमीशन, पारिश्रमिक आदि। प्रतिभूतियों आदि को क्रय करने के लिए लिए गए ऋण पर चुकाया गया ब्याज। इसी प्रकार से भवन, मशीन, प्लांट या फर्नीचर को हमने किराए में दिया हो और इसके संबंध में कोई व्यय किया हो, जैसे मरम्मत व्यय, बीमा प्रीमियम या इस पर लगाया गया हाश। परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का 1/3 हिस्सा या 15,000 रुपये, जो दोनों में कम हो तक यह राशि कटौती योग्य होती है। शिकमी किराएदार यदि कोई व्यय करता है, जैसे किराया चुकाता है, मरम्मत आदि का कोई व्यय करता है, तो उस पर भी कटौती मिलती है। क्षतिपूर्ति या अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की ब्याज के रूप में प्राप्त राशि भी 50% तक कर मुक्त होती है। यहाँ ये ध्यान देने वाली एक बात है कि लॉटरी, जुआ, घुड़दौड़ आदि के संबंध में यदि कोई व्यय किया गया है तो यह कटौती योग्य नहीं होता है। अब हम बात करते हैं दिखावटी लेन देन।
जिसके बारे में विस्तार से आयकर अधिनियम की धारा 94 में बताया गया है। दिखावटी लेन देन ऐसे लेन देनों को कहते हैं जो कि वास्तव में किए नहीं जाते हैं, बल्कि केवल कर बचाने के लिए उच्च आय वाले करदाता कुछ समय के लिए किसी निम्न आय वाले व्यक्तियों के नाम पर उस आय को दर्शा देते हैं, जैसे ब्याज आदि। इस पर नोट है कि यदि ऐसी कोई आय मिलती है तो उसे करदाता को कर अधिकारी को संतुष्ट करना होता है कि वास्तव में यह आय किस लिए किसी निम्न आय वाले व्यक्ति के नाम पर दर्शाई गई है। यह था अन्य साधनों से आय के अंतर्गत प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रावधान। उम्मीद है यह आप लोगों के काम की चीजें होंगी। आप इस पर कमेंट्स अवश्य करें। आपके जो भी डाउट्स हैं उसे आप मेल करें, मैं उस डाउट्स को हल करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूँगा आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से मुझे मिलता रहे। धन्यवाद।